तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के नेक्स्ट नॉवल के चैप्टर नंबर 285 में आप सभी का स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे लू फेंग वापस आ चुका था और साथ में वो इन्फिनाइट स्पेस ट्रेजर के अंदर सारे ट्रेजर्स को देख रहा होता है कि उसे क्या क्या खरीदनी है, क्योंकि लू फेंग के पास पैसे और भी आ चुके थे जो कि पॉइंट्स के रूप में होते हैं। लू फेंग एक एक करके सारे ट्रेजर्स को देखने लगता है जहाँ पे कई सारे टॉयज बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। अब लू फेंग को पहले बहुत ही कम टॉयज दिखा करते थे, लेकिन पॉइंट्स मिलने के बाद और भी टॉयज आना शुरू हो गए थे। इसलिए लू फेंग उन सबको देखना शुरू करता है और उन सबको डिटेल इंफॉर्मेशन को देखने लगता है। अब लू फेंग उसको देखते हुए कहता कि मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, क्योंकि मेरी अभी भी लेवल गॉड एम्पायर स्टेज की है। मेरी माइंड और विल पावर ऑलरेडी मेरे प्रीवियस लिमिट को ट्रांसेंड तो कर चुकी है, लेकिन क्या किया जाए, मेरे पास 2.5 लाख पॉइंट्स तो हैं ही, जो कि मेरे पास अभी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मुझे फ्यूचर के बारे में भी सोचना है। इसलिए मुझे इन पॉइंट्स को सेव करना होगा, क्योंकि जब मैं सेमी ह्यूमन लेवल्स में फ्यूचर में पहुंचूंगा तो मैं इन्हीं पॉइंट्स का यूज़ करके पावरफुल ट्वेल्स को खरीद सकूंगा। और यहाँ पे लू फेंग का यही प्लान होता है। लू फेंग कहता है कि अगर बात करें तो मेरी कल्टिवेशन लेवल अभी काफ़ी ज़्यादा लो है और मुझे इतना श्योर नहीं कि मुझे इन सब को लेकर फ़ायदा ही होने वाला है। मतलब कि लू फेंग के पास ऑलरेडी स्टार टावर जैसे पावरफुल ट्वेल्स है, उसको उसने पूरी तरह से कंप्लीट कर ही नहीं सका है, तो आखिरकार उसे दूसरे ट्वेल्स की क्या ज़रूरत है। और अभी लू फेंग को इतनी जल्दबाजी भी नहीं है कि यार मुझे कैसे भी करके उसको लेना ही है, मुझे चाहिए ही। इसलिए वो क्या था कि मेरे लिए सिर्फ यही अच्छा है कि जब मैं सेमी ह्यूमन लेवल में जाऊं तभी मैं उस ट्वेल्स को एक्सचेंज कर सकूं। लेकिन लू फेंग ये भी डिसाइड करता कि अभी के फिलहाल मुझे कोई ऐसा ट्वेल्स को ढूंढना होगा जो कि ज़्यादा एक्सपेंसिव भी ना हो और मेरे लिए अच्छा होगा, क्योंकि लू फेंग अभी पैसे को बचाना चाहता है। और इसी के साथ लू फेंग को वहाँ पे एक इमोर्टल हार्ट दिखता है और कहता है कि चलो मैं इसको ही एक्सचेंज करता हूँ। बिना किसी हेजिटेशन के लू फेंग ने उसको एक्सचेंज भी कर लिया होता। बताया जाता है हमें इसी इमोर्टल हार्ट के बारे में। देखो शुरुआत का फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा बोरिंग रहेगा, लेकिन लास्ट पार्ट में फिर से लू फेंग हंटिंग के लिए जाने वाला और वहाँ पर थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी हो जाएगा, जिसके साथ लू फेंग उसी इमोर्टल हार्ट के बारे में बताता कि इमोर्टल हार्ट के पास इनलेस बाउंडलेस वाइटैलिटी मौजूद है। मतलब इसकी वाइटैलिटी काफ़ी ज़्यादा होती, कह सकते हो ये ख़त्म नहीं होती है। लू फेंग के हिसाब से वो कितनी में उसको अभी यूज़ कर दें, क्योंकि लू फेंग की पावर लेवल काफ़ी कम होती है। अब इमोर्टल हार्ट से आप अपने फिजिकल बॉडी को इन्हांस कर सकते हो और साथ में आपके पास एक पावरफुल कॉम्बैट एबिलिटी की मैनिफेस्टेशंस आ जाती है, जो कि असल में ये लाइफ ऑफ डिस्ट्रक्शन, लाइफ एंड डाउट डिस्ट्रक्शन से ही बनी हुई थी। तो लू फेंग ने इसको एक्सचेंज किया था। इसको एक्सचेंज कर में लू फेंग को महज 43,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स लगे थे, जो कि 2.5 लाख में से 43,000 घटा दे तो ज़्यादा कुछ नहीं होता, उतना महंगा भी नहीं होता है। इसके साथ यहाँ पे लू फेंग को बताया जाता है कि लू फेंग के पास जितने भी पहले 1 लाख ऐसे रिवॉर्ड पॉइंट्स थे, उनमें से लू फेंग को सिर्फ यही मिले होते हैं। मतलब ऐसे कई सारे ट्वेल्स थे। लू फेंग बोलता है कि मुझे कोई सस्ता वाला ही चाहिए, तो 1 लाख के अंदर वाले में से लू फेंग को यही एक ट्वेल्स मिलता है, जो कि लू फेंग के लाइफ एंड लाइफ एंड डाउ ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। और कोई ऐसा 12 होता ही नहीं जो कि लाइफ एंड डाउ डिस्ट्रक्शन के साथ मैच किया होता है। इसलिए लू फेंग ने इसको परचेज कर लिया होता है। अब ये भी बताया जाता है कि वेपन्स और ट्वेल्स जो कि यूलान सिटी में बेचे जाते थे उसे टिपिकली गॉड एम्प्रेस बनाया करते थे। मतलब कि वहाँ के लेवल्स उतने ज़्यादा हायर नहीं होते थे, यहाँ तक कि लू फेंग हाफ ह्यूमन लेवल तक क्यों न पहुँच जाए, लू फेंग के पास इतनी पावर्स नहीं हो पाएगी कि वो उसको खुद से फोर्ज कर पाएगी, क्योंकि इसके लिए अलग से ही फोर्जर्स की ज़रूरत होती है। और बेनिफिट्स की बात करें तो उतनी भी ज़्यादा नहीं होती, लिमिटेड की बात करें। लेकिन यहाँ पर ट्रेजर्स जो कि इन्फिनाइट स्पेस में मौजूद होते हैं तो वो उन लोगों के द्वारा फोर्ज किए जाते हैं जो कि ऑलरेडी केजुअल से ब्रेक थ्रू करके बाहर निकल चुके होते हैं। मतलब कि एक ऐसा बंदा जो कि केजुअल के अंदर ही रहकर फोर्ज करता है और एक ऐसा बंदा जो कि केजुअल को ट्रांसेंड कर चुका है, तो उन दोनों की फोर्जिंग एबिलिटीज में जमीन आसमान का अंतर होगा। कह सकता हो कि यहाँ पे वो उतना रियलम हाई नहीं होता। लू फेंग जैसे इसको एक्सचेंज करता, लू फेंग के रिवॉर्ड पॉइंट्स जो बचे हुए होते हैं लगभग 2,11,093 जितने बचते हैं। मतलब ज़्यादा
नहीं बचे होते हैं इस हिसाब से, लेकिन क्या ही किया जा सकता है। अब यहाँ पे लूफिंग ये सारी सोचता है कि कोई ना, आगे फ्यूचर में देखा जाएगा, जो भी होना होगा। अब यहाँ पे ऐसे ही चलने लगता है। लूफिंग उस ट्रेजर्स को खरीद तो लिया था, जिसके साथ हमें सीन चेंज का अर्जेंट कॉन्टिनेंट के ह्यूवांग सिटी के सिटी लॉर्ड मैंसन के स्टार टावर के अंदर का सीन दिखाया जाता है। अब स्पेशली देखा जाए एडजस्टर को, तो वो अपने एक सेक्लूडेड स्पेशल पैलेस के अंदर बैठकर कल्टीवेशंस किया करते थे, लेकिन लूफिंग को किसी एक की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि स्टार टावर लूफिंग के लिए सबसे सेफेस्ट प्लेस था। मतलब पूरे के पूरे अर्जेंट कॉन्टिनेंट में लूफिंग को स्टार टावर के अंदर रहकर कोई भी नहीं मार सकता। स्टार टावर जितना सेफेस्ट प्लेस अर्जेंट कॉन्टिनेंट पे हो ही नहीं सकता। इसके साथ लूफिंग उसी के अंदर बैठा हुआ होता है और उसी इमॉर्टल हार्ट की तरफ देखने लगता है, जो कि किसी ब्लू ऑर्ब की तरह चमक रहा होता है। साथ में लूफिंग अपने आई ऑफ लाइफ एंड डेथ को ओपन करके उसके अंदर के हिडन पैटर्न्स को देखने लगता है। ये हिडन पैटर्न मिस्टीरियस होते हैं, जिसके अंदर स्पेशल लाइफ फॉर्म्स के रेमिनेंट्स मौजूद होते हैं। उसके अंदर फेंट ड्रेजिंग ब्लड्स ऑफ ब्लड, मतलब एक ड्रॉपलेट होती है ब्लड की, जो कि उसके अंदर चमक रही होती है, और उसी के अंदर वो सारे पैटर्न्स मौजूद होते हैं। और कह सकते हो कि पूरा का पूरा ट्रेजर ही एक ड्रॉप ऑफ ब्लड की मदद से बनाया गया होता है। लूफिंग देखता है और कहता है कि यही पेयर ऑफ ड्रॉप इसी का कोर मौजूद होगा। लूफिंग उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को जज करते हुए कहता है कि जिस हिसाब की ये ब्लड है, मुझे ये लगता है कि इसे जरूर एक वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स के ओरिजिनेटेड से बनाया गया होगा, जिसके कारण इसके अंदर इतने एंडलेस वाइटैलिटी और इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी मौजूद है, वरना किसी नॉर्मल मॉन्स्टर्स के अंदर आखिरकार इतनी पावरफुल कैसे लाइफ फॉर्म हो सकती है। अब जो इमेंस पावर्स उसमें से निकल रही थी, वो उसे एक अनडाइंग नेचर की तरह बना रही होती हैं, और ये किसी ट्रेजर्स की तरह लग रही होती है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होती है। नेचुरली ये था कि वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म से बनी थी, तो ऐसा तो हो नहीं वाला था, क्योंकि वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स एक एंसेस्ट्रल लेवल पावर हाउस जितनी पावर होती है, उसे वो केजुअल को ब्रेक थ्रू कर चुके होते, तो उनकी पावर्स ऑलरेडी काफी ज्यादा हो चुकी होती है। लूफिंग सेटिस्फाइड होते हुए कहता है कि जब तक मैं केजुअल को नहीं ब्रेक कर दूं, उससे पहले ये इमॉर्टल हटी मेरे लिए काफी इनफ है, मैं इसको स्टडी और कॉम्प्रिहेंड कर लूंगा। मतलब लूफिंग अभी ब्रेक करने की सोच तो रहा था, लेकिन अभी लूफिंग के लिए साइड ट्रेजर्स काफी होती है। अब ऐसे ही कुछ और बकवास हुई होती है, जहाँ पे लूफिंग अपने बारे में तारीफ करते हुए कहता है कि इन्फिनाइट स्पेस ट्रेजर के अंदर दो मैंने सबसे सुटेबल ट्रेजर्स आई ऑफ लाइफ एंड डेथ और इमॉर्टल हार्ट ली, वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा सुटेबल और बहुत ही अच्छा ट्रेजर्स माना गया है। और साथ में लूफिंग वहाँ पे ऐसे कई सारे ट्रेजर्स को देखता है जो कि ऑक्सिलरी कल्टिवेशन ट्रेजर्स की तरह होती है, ऐसे ट्रेजर्स जो कि आपके कल्टिवेशन में आपको मदद करते हैं। कैसे पिल खा लिए तो आपकी पावर्स कई गुना बूस्ट हो जाती है, आपकी दिमाग चलने की कैपेसिटी वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाती है। वैसे ही ऐसे ही कई सारे ट्रेस भी होते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ और भी रेयर ट्रेस होते हैं जो कि लूफिंग के स्पिरिचुअल कल्टीवेशंस को भी बढ़ाने में मदद करने वाले थे। एग्जाम्पल के रूप में हमें यहाँ पे मिटिकल सैपलिंग के बारे में बताया जाता है कि अगर आप इसके एक पेड़ के जैसा होता है, जैसे बुद्धा को अपने पेड़ के नीचे ही एनलाइटमेंट मिली थी, तो आपके पास एक बीज मिलेगी, आप उसको बोओगे, उससे एक पेड़ निकलेगा। अगर आप उसके पेड़ के छाव के नीचे बैठकर स्टडी करेंगे, अपनी एनलाइटमेंट को करेंगे, तो आपके एनलाइटमेंट को वो एक्सेलरेट कर देगा। वो एक्सेलरेशन इतनी ज़्यादा फास्ट होगी कि आपके सिंगल डे के प्रैक्टिस को 1000 दिन या फिर 10,000 दिनों तक गुना में कर सकता है। मतलब देख रहे हो ऐसे ऐसे ट्रेस भी मौजूद होते हैं। और ओकेजनली अगर आप इस पेड़ के छाव के नीचे बैठकर स्टडी करेंगे तो यार आपको एक सडन ट्रिगर ऑफ रियलाइजेशन भी मिल सकता है, जो कि सेम टू सेम बुद्धा के जैसे हुआ था। मतलब ऐसे अपनी रियल लाइफ में आ जाए तो फिर तो मजे ही मजे हो जाने वाले हैं। और यहाँ पर एक और आती है जो होती है विजडम ट्री, जो कि सेम टू सेम इसी के सैपलिंग की तरह ही होती हैं। अब इस विजडम ट्री के अंदर भी सेम टू सेम वैसा ही होता है, लेकिन यार लूफिंग इतना गरीब होता है कि लूफिंग खरीद नहीं सकता। खरीद तो सकता है लेकिन यार लूफिंग बहुत ही गरीब हो जाता है, लेकिन ये सब काफी ज्यादा महंगे होते हैं। अब लूफिंग मन में काननी सोचते हुए कहता है कि देखो ट्रेजर्स अनलिमिटेड मौजूद है, लेकिन जो मेरे रिवॉर्ड पॉइंट्स है वो लिमिटेड है, मुझे इसे अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। जिसके बाद लूफिंग फिर से वही बकवास करता और कहता है कि मुझे अपने उन दोनों चीज़ों को अच्छे से सीखनी चाहिए ताकि मैं अपने मास्टर कर सकूं लाइफ और डेथ के फ्यूजन को, तभी मैं और पावरफुल बन सकता हूं। मतलब यहाँ पे और भी बकवास होने लगती है। जिसके बाद लूफिंग अपने हाथों को फ्लिप करता है
और एक ह्यूमन क्रिस्टल निकालता है, उसको एब्जॉर्ब करता है और इसी लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स के कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स को स्टडी करना शुरू कर देता है। यहाँ पे लुफिंग आई ऑफ लाइफ एंड डेथ को भी यूज कर रहा होता है, जिसके ऑब्जर्वेशंस के कारण वहाँ पे किसी भी चीज में ऐसी सीक्रेट नहीं बचती जो कि उससे छुप कर रह सके, इसलिए वो आराम से उसको पढ़ना शुरू कर सकता है। आफ्टर ऑल यहाँ पे फिर से बकवास लिखी गई होती है, जिसको कि मैं थोड़ा सा स्किप करता हूँ क्योंकि एक ही चीज बार बार लिखी गई है, जिसके साथ लुफिंग वहाँ पे उन सबको पढ़ने लगता है, जहाँ पे लुफिंग को बहुत सारी चीजें मिलने लगती है, उससे उसे बहुत ज्यादा फायदा होता है, उसकी पावर्स धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है। लुफिंग को थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी तो समझ में नहीं आती कि आखिरकार ये हो कैसे सकता है, क्योंकि लुफिंग कितना ही पावरफुल क्यों ना हो जाए, उससे भी पावरफुल बंदे यहाँ पे मौजूद है, उसके बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी लुफिंग के दिमाग से भी ज्यादा होंगे। लेकिन लुफिंग उन सबको फिर से पढ़ने लगता है और लुफिंग सोचने लगता है कि क्या मैं उन सारे डॉ को एक सिंगल डॉ में मर्ज कर सकता हूँ या फिर नहीं। मतलब यहाँ पे सिंगल मतलब दो डॉ को सिंगल डॉ में बनाने की बात हो रही थी, लाइफ और डिस्ट्रक्शन को एक साथ मर्ज करने की बात हो रही है। इन एंड यांग जैसे दो अलग अलग होते हैं, व्हाइट एंड ब्लैक दो अलग अलग होते हैं, तो उनको मिक्स करने की बात यहाँ पे चल रही होती है। लुफिंग खुद से सवाल पूछता कि क्या ऐसा भी फीट पॉसिबल है, क्या इसको सच में किया जा सकता है। अब लुफिंग खुद से हैरान होते हुए कहता है जितना मैं जहाँ पढ़ूंगा उतना मुझे रियलाइज होगा कि आखिरकार ये कितना बहुत ज्यादा बाउंडलेस मौजूद है, ये कितना ज्यादा एक्साइटमेंट है, इंटरेस्टिंग। और लुफिंग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, मतलब कि लुफिंग को इसी में तो मजा आता है, लुफिंग चाहता है कि उसे नई नई चीजें पता चले। लेकिन वो यहाँ पे कहता है कि ठीक है, मैं अपने हर एक कदम को संभाल संभाल के रखूंगा, स्ट्रॉन्गर बनना एक खुद की एक जर्नी है, इसे आगे बढ़ाना खुद ही मजा होता है। और इसी के साथ लुफिंग बहुत ही आराम महसूस करता है और वहां पे धीरे धीरे करने लगता है। लुफिंग कहता है कि ये स्ट्रेन बहुत ही अच्छे से कल्टीवेट करानी चाहिए, ये एक खाने के जैसा है जो कि धीरे धीरे डाइजेशन करनी चाहिए, मतलब कि मुझे जल्दबाजी में एक साथ ढेर सारी नहीं खा जानी चाहिए। जिसके साथ लुफिंग अपने फिर से उन सारे स्टडी को कंटिन्यू करता है, एक एक करके उन सारे के हिडन पैटर्न्स को पढ़ना शुरू करता है और अपने पर्सनल डॉग के साथ उसको अलाइन करना शुरू करता है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि लुफिंग को लगभग 105 सेंचुरीज बीत चुके होते हैं ऑरिजिन कॉन्टिनेंट पे आए हुए लुफिंग ने नेचुरली उन सारे डॉ ऑफ लाइफ एंड डेथ को मास्टर करना शुरू कर दिया होता है, उन सबके चीजों को पढ़ना शुरू हो गया था। मतलब 105 सेंचुरी तक लुफिंग सिर्फ डॉ ऑफ लाइफ को सीख रहा था, डिस्ट्रक्शंस को नहीं। जिसके साथ 139 सेंचुरी पास हो जाती है, उसी के साथ लुफिंग अपने डॉ ऑफ डिस्ट्रक्शंस को भी पढ़कर उसको भी अर्ली गॉड एम्प्रेस स्टेज में पहुंचा दिया होता है, जिससे कि उसे अल्टीमेट डिस्ट्रक्शंस मिल जाती हैं। मतलब लुफिंग का लाइफ डॉ और साथ में डिस्ट्रक्शन डॉ वो दोनों अर्ली स्टेज ऑफ गॉड एम्प्रेस स्टेज में फाइनली कदम रख चुके होते हैं, जिसके कारण लुफिंग की पावर्स और भी बढ़ चुकी होती है। याद करो इन दोनों की जो डॉ की पावर्स होती है, लेवल्स होती है, वो सिर्फ अल्टीमेट लेवल तक पहुंची होती है, लेकिन 139 सेंचुरी इसको स्टडी करने के बाद उन दोनों की जो लेवल्स होती है वो अर्ली गॉड एम्प्रेस स्टेज तक पहुंच चुकी होती। मतलब समझ सकते हो लुफिंग की पावर्स किस हद तक अभी तक बढ़ी होगी। जिसके साथ वहां पे लुफिंग उन सबको फ्यूज करने पे फोकस देने लगता है, उन सबको फ्यूजन पे शुरुआत करता है, मतलब लाइफ डेथ फ्यूजन। जब इन दोनों का फ्यूजन होगी तो समझ सकते हो कितना ही पावरफुल निकलता है। जिसके साथ लुफिंग उन सबको भी पढ़ना शुरू कर देता है, अपने स्टडी को और भी आगे बढ़ाने लगता है ताकि वो इन दोनों के फ्यूजन को भी समझ पाए। अब धीरे धीरे करके ऐसे ही टाइम पास होने लगती है। अब जो लाइफ एंड डेथ होती है वो लुफिंग के अल्टीमेट गोल को पाने के लिए एक मेन इसेंशियल रिसोर्सेज होती है। मतलब लुफिंग शुरुआत से ही इन दोनों लाइफ एंड डेथ को स्टडी कर रहा था, क्योंकि वो इसको ब्रेक थ्रू कराना चाहता था, इसलिए वो इतनी मेहनत कर रहा होता है। और जैसे जैसे वो अपने हाईएस्ट लेवल को अचीव करता जा रहा था, उसकी पावर्स और भी हाईयर लेवल तक बढ़ती जा रही थी। अब लुफिंग कहता है कि जबकि मेरी दोनों लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन दोनों अपने अर्ली स्टेज गॉड एम्प्रेस स्टेज पे आ चुकी हैं, और अगर मैं अपने इटर्नल डिस्ट्रक्शन पे एम करूं तो इसकी फ्यूजन की प्रोसेसिंग ऑलरेडी एक अर्ली स्टेज गॉड एम्पायर लेवल तक जरूर चली जाएगी, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल भी होगी, लेकिन इसको सीखने में भी काफी ज्यादा मुश्किल आने वाली है। अब यहाँ पे ये समझ लो कि जितने भी 9 ब्रांचेस होते हैं उसमें से लुफिंग लाइफ एंड डेथ को फ्यूज कर सकता है। ये सभी एक फाउंडेशन की तरह यूज
चाहते हैं इन सबको इसी के तौर पर पढ़ा जा सकता है। जैसे जैसे आपकी ये फाउंडेशन सीड स्ट्रॉन्ग होती जाएगी ये उतनी ही बड़ी होती जाएगी। लू फेंग अपने सालों भर की एफर्ट्स इसमें डाल रहा होता है, इसलिए वो इन सबको कराना चाहता है। लू फेंग अपने स्टडी को फिर से कंटिन्यू करता है और बिना कुछ जाने समझे ही 269 मतलब 69 सेंचुरी पास हो जाते हैं और फिर भी अभी और भी चीजें बाकी होती हैं। इस टाइम में डीकिन भी बाहर निकल चुका होता है, वो भी लू फेंग को हंट के लिए इनवाइट करता कि चलो फिर से शिकार करते हैं। अब लू फेंग डीकिन के इनविटेशंस को सुनकर रिस्पॉन्ड करते हुए कहता है आंटी अभी तक मैंने नेसेसरी प्रिपरेशन नहीं की, अगर मुझे नेसेसरी प्रिपरेशन करना है तो मुझे लगता है कि मैं 1 सेंचुरी में रेडी हो जाऊंगा। अब डीकिन का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, वो कह रहा है ठीक है। लो वो निकला ही था क्योंकि वो निकलते समय ही वहां फाइट करने के लिए जाना चाहता था, लेकिन लू फेंग को अभी भी प्रिपरेशंस के लिए टाइम चाहिए होते हैं और यहाँ पे 1 सेंचुरी में अपने आप को तैयार करना ये इम्प्रेसिव होता है, मतलब काफी ज्यादा फास्ट होता है क्योंकि 1 सेंचुरी इन सब के लिए 1 सेकेंड के समान होता है। जिसके साथ लू फेंग फाइनली यूनियन सिटी में वापस लौटता है और जब लू फेंग ओरिजिन कॉन्टिनेंट से बाहर निकलता है तो लू फेंग के पास जो अपनी क्लोन होती उसके अंदर 390 टाइम्स परफेक्ट गॉड बॉडी जितनी पावर्स मौजूद होती, मतलब 390 गुना उसमें ज्यादा एनर्जी रिजर्व मौजूद होते जो कि पहले से काफी ज्यादा हो चुकी होती है। और इस वक्त लू फेंग ने इल्यूजनली रियलम मेज के स्टोरेज को भी ले लिया होता है और साथ में बाकी सबको लिया होता है। अब यहाँ पे लू फेंग इमॉर्टल हार्ट को लेकर नहीं जाता क्योंकि अभी भी लू फेंग की पावर्स काफी ज्यादा वीक होती हैं, इसलिए अगर वो उस जैसे पावरफुल टॉयज को लेकर गया तो लू फेंग को हर कोई बंदा निशाने पे ले लेगा और एडिशनली लू फेंग को हंटिंग्स के में और भी रिस्क है, मतलब लू फेंग वहाँ पे मर भी सकता है तो लू फेंग के टॉयज भी खो सकते हैं, इसलिए वो यहाँ पे नहीं ले जाना चाहता था क्योंकि वो अपने फुल पोटेंशियल से आने से पहले मरना नहीं चाहता था। इसलिए वो कहता है कि ये अभी सेफर होगा कि मैं इसको यहीं छोड़ दूं, मैं उस वक्त ले जाऊंगा जब मैं एक लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को अपने परफेक्शन स्टेज गॉड एम्पायर लेवल पे चैलेंज कर सकूंगा, तब मैं तो इसको बाहर निकालूंगा और हो सकता है लू फेंग जबकि अपने फाइनल पीक लेवल पे पहुंच जाए, जब वो अपने केज वर्ल्ड को ब्रेक थ्रू करनी पड़ेगा तो स्टार टावर्स को उससे थोड़ी देर पहले ही निकाल कर घूमेगा, वहां पे सबको चैलेंज करेगा क्योंकि ऐसे ही लू फेंग थोड़ी देर स्टार टावर्स को ओरिजिन कॉन्टिनेंट में बच्चों की तरह से संभाल कर रखेगा। वहां पे लू फेंग एक ना एक दिन जरूर उसको भी बाहर लेकर जरूर जाएगा, लेकिन लू फेंग कहता कि अभी के मुकाबले मुझे ऐसे ही छोड़ना होगा और उस वक्त तक मुझे आते आते मेरी पावर्स पैलेस मास्टर उन तीनों पैलेस मास्टर जितनी क्लोज हो ही जाएगी, अगर मैं उसको हरा भी ना सकूं तो क्या हुआ, उस वक्त तक मेरे पास इतनी पावर्स आ जाएंगी कि मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो ओरिजिन कॉन्टिनेंट में मिनिएचर देखो लू फेंग की जो क्लोन्स थे वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, लू फेंग को काफी बड़ा डैमेज हुआ था। लू फेंग आकर ओरिजिन कॉन्टिनेंट में फिर से रिकवर करके अपने क्लोन्स को फिर से ले जाता है। ओरिजिन कॉन्टिनेंट में अपने मिनिएचर यूनिवर्स को यूज करके बहुत ही आराम से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने क्लोन्स को फिर से रिक्रिएट किया जा सकता है, बस थोड़ा सा टाइम देना होता है। इतने सेंचुरीज में इतने टाइम में अपने लू फेंग ने उसको बड़ी आसानी से उन सबको फिर से ठीक कर लिया होता है। फाइनली वो यूनियन सिटी की तरफ वापस निकल पड़ता सेम टू सेम उसी प्रोसेस को यूज करके, तो मैं इस बात को फिर से रिपीट नहीं करूंगा। अब यहाँ पे लू फेंग अपने उसी ओरिजिन कॉन्टिनेंट और 9 रिवर रियल्म्स के कनेक्शंस के बीच में चला जाता है। अब इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन होता है उससे लू फेंग को 2 बहुत ही बड़ा फायदा होता है। पहला तो ये है कि वहाँ पे लू फेंग को ओरिजिन वर्ल्ड से ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर अपने सारे टॉयज को ले जाने में बहुत ही आसानी होती है, जहाँ पे ओरिजिन कॉन्टिनेंट में वो आई ऑफ लाइफ एंड डेथ का यूज करके उसको एग्जामिन कर सकता है। सेकंड तो ये है लू फेंग की जो एनर्जी रिजर्व होती है उसको वो ओरिजिन कॉन्टिनेंट से यहाँ पर लाने में पूरी तरह से सक्षम मदद करती है, नहीं तो यहाँ पे लू फेंग को काफी ज्यादा टाइम लग जाता है और यहाँ पे बस लू फेंग को कवर करना है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को आराम से लू फेंग वहाँ पे आ जाता है। फाइनली सेकेंड हंट शुरू होने वाला है जिसके साथ लू फेंग और डीकिंग दोनों एक साथ तैयार हो जाते हैं बाहर निकलने के लिए। यहीं पे थोड़ा सा मजेदार भी होने वाला है, वो दोनों तैयार हो जाते हैं, दोनों पार्टी रेडी हो जाते हैं और निकलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही अपना डीकिंग लू फेंग की तरफ देखता है डीकिंग हैरान हो जाता है, वो हैरानी से कहता है व्हाट, क्या तुमने फिर से ब्रेक थ्रू किया। अब यहाँ पे डीकिंग ने ऑलरेडी फर्स्ट हंट के दौरान लू फेंग की पावर्स को देख रखा होता है, उतने ही पावर से अपना डीकिंग
डीकिंग हैरान हो गया था कि यार इस बंदे के पास इतनी पावर कैसे हो सकती है। उसने लू फेंग को एक्सपेक्ट में किया था कि लू फेंग की पावर बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन वो अपने इस पावर्स को जल्दी से नहीं बढ़ा पाएगा और उसने सोचा था कि अभी के फिलहाल कुछ नहीं होगा। और उस वक्त ही लू फेंग के पावर्स को देखकर अपना डीकिंग पूरी तरीके से हैरान हो गया था। लेकिन जब अभी डीकिंग ने लू फेंग को देखा होता और फिर से हैरान हो जाता और वो लू फेंग से हैरानी से पूछता कि क्या तुम मिड स्टेज ऑफ गॉड एम्पायर में पहुंच चुके हो। और डीकिंग को विश्वास नहीं होता कि लू फेंग मिड स्टेज में कैसे आ गया। लू फेंग ने जो पावर्स दिखाई थी वो ऑलरेडी डीकिंग के फुल स्ट्रेंथ जितनी आ चुकी होती है। मतलब लू फेंग 269 सेंचुरी के बाद इतनी पावर्स को यूटिलाइज कर चुका होता है कि डीकिंग के वो फुल स्ट्रेंथ जो कि वो फॉर्मेशन डायग्राम्स के साथ यूज करके करता था उतनी पावर्स अभी लू फेंग शोकेस कर रहा था। डीकिंग ने अपने खुद काउंटलेस ईयर्स को लगा दिए थे कल्टीवेट कराने में। वो अपने एक कदम को ही गॉड एम्पायर के मिड स्टेज डुएल में रख पाया था और अभी भी पूरी तरह से मिड स्टेज में एंटर नहीं किया था। वो पूरी तरह से क्लोज था लेकिन फिर भी अभी फाइनल स्टेप में नहीं आया होता है। लेकिन लू फेंग की बात करें तो उसे यूनलान सिटी में आए हुए कुछ ही 100 सेंचुरीज हुए थे, लेकिन अभी ही लू फेंग अपने मिड स्टेज गॉड एम्पायर लेवल्स पावर्स भी हाउस को दिखा पा रहा था। अब ज्यादा खुश मत हो, लू फेंग इस लेवल्स को नहीं टच किया है। मतलब लू फेंग फर्स्ट लेवल ऑफ गॉड एम्पायर स्टेज में ही होता है, मतलब अर्ली में ही होता है। लू फेंग यहाँ पे क्लियरफाई करते हुए कहता कि नहीं, मैं मिड स्टेज में नहीं एंट्री किया हूँ। और वो डीकिंग से कहा था कि मैंने अपने 2 ग्रेट डॉग्स लाइफ एंड डिस्ट्रक्शंस को कल्टीवेट किया है और मेरे दोनों डॉग अभी अर्ली स्टेज ऑफ गॉड एम्पायर रियलम में आ चुके हैं और मैंने उन दोनों के फ्यूजन्स को भी यूज किया है, जिसके कारण हो सकता है कि उन दोनों के फ्यूजन की वजह से तुम्हें मेरी पावर्स ऐसे लग रही होगी कि मैं मिड स्टेज गॉड एम्पायर स्टेज में आ चुका हूँ। जिसको सुनकर डीकिंग समझ जाता है। अब देखो जितने भी कल्टीवेटर्स होते हैं जिन्होंने कि 2 डॉग को साइमल्टेनियसली कल्टीवेट किए होते हैं उनकी पावर्स जनरली उन सबसे ज्यादा होती है जिन्होंने कि एक डॉग को कल्टीवेट किया होता है। तो जनरली ऑब्वियसली है कि लू फेंग की पावर्स उन सबसे काफी ज्यादा हो गया। लू फेंग ऑलरेडी इतनी पावर्स को शोकेस कर रहा था कि लू फेंग अर्ली स्टेज में रहकर किसी मिड वाले बंदे की सामना कर सकता है। मतलब लू फेंग की प्रोग्रेशन कुछ ज्यादा ही तेज है। इस हिसाब के रही तो मुझे ज्यादा नहीं लगता कि कुछ ही चैप्टर्स बाद लू फेंग अपने केज वर्ल्ड को ब्रेक थ्रू करने में भी सक्षम हो जाएगा। लू फेंग की स्पीड बहुत इमेंस हो चुकी थी, लेकिन क्या ही किया जा सके। लेकिन एक चीज होती है कि जैसा कि दो ग्रेट डॉग को एक साथ मर्ज करने पे उसकी पावर बढ़ जाती है, लेकिन क्या करें अगर वो सब उसी वक्त होती है जब आप उसको अच्छे से रिफाइन करोगे। अगर आप उसको अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं करोगे तो इसमें बहुत बड़ा फ्लॉ हो जाएगा और आपकी स्ट्रेंथ में जो बूस्ट होगी वो काफी ज्यादा कम हो जाएगी। लू फेंग ने ऑलरेडी काउंटलेस ईयर्स लगा दिए होते हैं अपने मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ एंड डेथ को अच्छे से कॉम्प्रिहेंड करने में, अपने आर्ट ऑफ फ्यूजन्स में करने में और साथ में उसके ऑलरेडी एक साथ नेचर को मिलाने में, जिसके साथ यहाँ पे अपने डीकिंग सोचता है कि मैं हमेशा से सोचता रहता था कि लू फेंग, मतलब वो लू फेंग से ही कहा था कि मैं हमेशा से सोचता था कि जब तुम यहाँ पे आओगे तो मैं ऐसा होऊंगा जो कि तुम्हें असिस्ट करेगा। लेकिन किसने सोचा था कि अपने सेकेंड हैंड के दौरान ही तुम मेरी मदद करने के लिए आओगे। और डीकिंग पूरी तरीके से हैरान हो चुका होता है और वो यहाँ पे कहता कि हमारी टीम में फिर से स्पॉइल्स के डिस्ट्रीब्यूशन को फिर से रीनेगोशिएट करना हो, क्योंकि अभी लू फेंग की पावर्स डीकिंग से ज्यादा हो चुकी है। कंफ्यूज मत होना, लू फेंग ऑलरेडी डीकिंग से काफी ज्यादा पावरफुल, मतलब थोड़ा सा पावरफुल हो चुका था। उसके लेवल्स को ऑलरेडी उसने क्रॉस कर दिया होता है, इसलिए डीकिंग उससे क्या था कि हमें फिर से डिस्ट्रीब्यूट करना हो, तुम्हें ज्यादा शेयर्स मिलने चाहिए। तो यहाँ पे लू फेंग क्या था कि कोई बात नहीं, मेरे पास उतने ज्यादा ट्रेस नहीं है, बस मेरे पास यही ग्लोब्स है और वैसे भी मेरी स्ट्रेंथ बस तुमसे थोड़ी सी ही ज्यादा है। डीकिंग ने ऑलरेडी बहुत लंबा अरसा यूनलान सिटी में गुजार दिए होते, उसके पास पैसे थे, एक्सपीरियंस थे, उसके पास स्ट्रेस थे और उसके फॉर्मेशंस थे, हर एक चीज मौजूद थे, इसलिए उसके पास जो पावर्स थी वो बहुत ही ज्यादा होती है। इसके साथ डीकिंग अपने लू फेंग को देखते हुए, पढ़ते हुए, उसके भावनाओं को देखते हुए क्या था कि ठीक है नेक्स्ट टाइम हम लोग जाएंगे तो हम लोग फिर से एक नए स्प्लिट को, मतलब लू फेंग क्या था कि अभी हमें स्प्लिट करने की कोई जरूरत नहीं, नेक्स्ट टाइम हम करेंगे अपने स्प्लिटिंग को। अब एक चीज तो डीकिंग को अच्छे से समझ में आ चुकी थी कि लू फेंग उसके लेवल से ऊपर निकल चुका है। अगर यहाँ पे डीकिंग अपने सीक्रेट ट्रेल्स को भी यूज करे, सीक्रेट फॉर्मेशंस को भी यूज करके अपने फुल पावर को रिलीज करे, फिर भी वो लू फेंग के पावर लेवल तक नहीं पहुंच पाएगा। मतलब देख रहे हो लू फेंग की स्पीड कितनी ज्यादा फास्ट हो चुकी थी। और लू फेंग की बात करें तो लू फेंग के मल्टीपल क्लोन्स भी आ चुके होते हैं, उसकी लाइफ एंड डेथ डिस्ट्रक्शंस के फ्यूजन्स और भी पावरफुल हो चुकी थी। और यहाँ पे लू फेंग इस हंट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिखा देता है और डीकिंग एडमिट करता है कि नेक्स्ट टाइम
टाइम हमें अपने डिस्ट्रीब्यूशन को फिर से रीनेगोशिएट करना होगा, क्योंकि हमारे दोनों के बीच के अंदर का जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और हमें आगे चलकर अलग भी होना पड़ सकता है। वहाँ से तुम ऐसे ही कर सकते हो, जिसके बाद वो फिर से वहाँ पर अपने हंटिंग को कंटिन्यू करते हैं और वो डीकिंग अच्छे से समझ चुका होता है कि लूफेंग जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है एक दिन वो डीकिंग अपने लूफेंग के सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। मतलब यार अपना लूफेंग हाई लेवल लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को मारना शुरू करेगा तो डीकिंग उसमें क्या करेगा, डीकिंग लूफेंग के लिए एक मुसीबत जैसा बन जाएगा। लेकिन लूफेंग अपने डीकिंग को ऐसा अकेले तो ना छोड़ेगा, वो भी उसकी मदद जरूर करेगा। इसके साथ वो ऐसा ही करने लगता है। अब यहाँ पे उन दोनों के बीच में ऐसी होती है, फाइट वहाँ पे चालू होती है और यहाँ पे डीकिंग अपने अलग ही ख्यालों में खोया हुआ होता है। मतलब डीकिंग सोच रहा होता कि यार मैं फिर से अकेला पड़ने वाला हूँ। पहली दफ़ा तो डीकिंग सोचता कि मैं ही लीडर हूँ, लेकिन दूसरी दफ़ा उसने क्या सोचा था कि यहाँ पे लूफेंग उससे ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा और लूफेंग इसका लीडर बन जाएगा। अब यहाँ पे हंटिंग चालू होती है, हंटिंग बड़े स्मूथली से चले जाते हैं। उन्होंने कोई भी रियल डेंजर का सामना नहीं किया और आराम से लो लेवल ह्यूमन बीइंग्स को मारते चलेगा। उनका जो फाइनल टारगेट होता है 9 हेडेड बीस्ट होता है, जो कि उनके लिए एक पीक चैलेंज होता है और उन्होंने उनको भी मारकर ख़त्म कर दिया होता है। अब डीकी यहाँ पे लूफेंग से कहता है कि अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। हम लोग यहाँ तक कि लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स के भी अटेंशन को ले सकते हैं, जिसके कारण परफेक्शन गॉड एम्प्रेस लेवल के पावरफुल बीस्ट भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो लूफेंग कहता है ठीक है हम लोग वापस चलते हैं, क्योंकि लूफेंग उन दोनों ने मिलकर काफ़ी ज़्यादा हंट कर दिया था और जबकि लूफेंग की पावर्स इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी तो लो लेवल अब लूफेंग के लिए कोई खतरा पोजेस करते नहीं थी। और अभी भी देखा जाए तो यहाँ पे लूफेंग उससे पावरफुल हो चुका था, लेकिन लूफेंग की आंखों में डीकिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। डीकिंग काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर था क्योंकि उसके पास हंटिंग एक्सपीरियंस थी और साथ में डीकिंग की स्ट्रैटेजिक नॉलेज अकेले ही उसको अपने 50-50% शेयर्स बांटने में काम उतना करते थे, उतना कंट्रीब्यूट करता था, जिसके कारण यहाँ पे उनका फाइनली सेकेंड हैंड खत्म होता है और फिर से मुझे लगता है कि वो लोग रेस्ट में जाने वाले हो सकता है। फिर से वहाँ पे अपने थर्ड हंट में लूफेंग की पावर्स और भी बढ़ जाएंगी। तो ये तो हम आने वाले एपिसोड्स में ही देखेंगे। तब तक के लिए बाय।